അല്ല മറന്നും പുറത്തുമൊക്കെ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനോ ശൂദ്രനോ വൈശ്യനോ ഒന്നുമല്ല. മന്നാടിയാർ ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയൻ നിന്നെ തൂക്കാൻ ഇവിടുത്തെ നിയമത്തിന് ഭയമായിരുന്നു. മരിക്കാൻ നിനക്കും. പക്ഷേ രണ്ടിനും മന്നാടിയാർക്ക് ഭയമില്ല. ഒരുങ്ങിയിരുന്നോ നീ? त्रावणकोर के धर्मराज कार्तिक, जिन्हें हम राजा रमन नायर या रमन वर्मा के नाम से भी जानते हैं, ने टीपू सुल्तान और हैदर अली के हिंसक आक्रमणों से निर्दोष नागरिकों की रक्षा की। इसी वजह से उन्हें धर्मराज की उपाधि भी मिली। किंतु इस क्षण का महत्व समझने के लिए आपको केरल और मैसूर का इतिहास जानना जरूरी है। नवीं शताब्दी से पूर्व केरल पर चेरा और पांड्या राजाओं का शासन रहा। सन 1312 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के नपुंसक सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिणी भारत पर आक्रमण किया। उस समय रवि वर्मा कुलशेखर पांड्य सम्राट के दामाद थे और उनकी जागीर भी थी। उन्होंने मलिक काफूर के लौट जाने के बाद कन्याकुमारी से कांचीपुरम तक का क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया। इस समय दो अन्य साम्राज्य जो केरल में विद्यमान रहे, कोलिकोड या कैलिकट का समुथरी या जमोरिन साम्राज्य और इडीमाला का कोलथनाडु साम्राज्य, 1700 ईस्वी तक जाते जाते वेनाड साम्राज्य कमजोर हो गया था। इन विषम परिस्थितियों में लगभग 1729 में मार्तंड वर्मा वेनाड की राजगद्दी पर आसीत हुए। कोलाचेल में डच नौसेना, जिसे उस समय की सबसे शक्तिशाली नौसेना माना जाता था, के विरुद्ध उनकी जीत बहुत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने ही त्रावणकोर राज्य की स्थापना की। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने कार्तिक तिरुनल रामवर्मा को अंतिम निर्देश देकर उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आगे चलकर यही रामवर्मा धर्मराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1757 में जब धर्मराज राजगद्दी पर आसीत हुए, उस समय भारत के अन्य हिस्सों में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही थीं, जिनका प्रभाव पूरे देश पर पड़ा। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर की मदद से प्लासी की लड़ाई जीत ली। इस प्रकार बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आने वाला पहला प्रांत बना। 1760 ईस्वी में उन्होंने वालीवोश की लड़ाई में अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी फ्रांस को हरा दिया और तमिलनाडु क्षेत्र के निर्विवादित शासक बन गए। उन्होंने इसे मद्रास प्रेसिडेंसी का नाम दिया। 23 अक्टूबर 1764 में हुई बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य बलों ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बंगाल के मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को बुरी तरह से मात दी। अब ब्रिटिश क्षेत्रीय महाशक्तियों जैसे मैसूर राज्य, मराठा साम्राज्य और केरल के साम्राज्य के साथ सीधे सैन्य टकराव की स्थिति में थे। इस समय मैसूर राज्य में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही थीं। 1760 ईस्वी में कृष्ण राजा वोडियार वहां के शासक थे, लेकिन उनकी दुर्बलता के चलते उनका महामंत्री हैदर अली उनसे अधिक शक्तिशाली हो गया। हैदर अली बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और अपने राज्य के विस्तार के लिए भूखा रहता था। हैदर अली ने 1766 में मालाबार पर पहली बार आक्रमण किया। उसका उद्देश्य बंदरगाहों पर नियंत्रण पाना और पुतियानगढ़ की अपार धन संपदा को लूटना था। हजारों लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया। बचे हुए लोग मैसूर के पर्वतीय क्षेत्रों में भागने को विवश हो गए। इस सब के बावजूद हैदर अली सारे मालाबार को अपने नियंत्रण में नहीं ले पाया। 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान बना। उसे एक बड़ा राज्य तो मिला ही, लेकिन साथ ही मिले चिर परिचित शत्रु मराठा, ब्रिटिश, मालाबार और हैदराबाद का निजाम। टीपू जटिल व्यक्ति था। एक ओर उसने सुधार के काम हाथ में लिए, मैसूर की धन संपदा को बढ़ाया, गठजोड़ के द्वारा सेना को और भी शक्तिशाली बनाया, आधुनिक हथियारों के उपयोग को बढ़ावा दिया, जैसे मैसूर के रॉकेट। वहीं दूसरी ओर वो अत्यंत निर्दयी और धार्मिक कट्टरपंथी था, जिसने हिंदुओं और ईसाइयों के विरुद्ध चरम हिंसा का प्रयोग किया। क्षेत्रीय प्रभुता और कन्नड़ को हटाकर फारसी भाषा को थोपने के उद्देश्य से उसने कूर्ग में कोडवों का बड़ी संख्या में कत्ल करवा दिया। उसने 1788 में अपने पिता की ही तरह मालाबार पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसने अपने सैन्य अधिकारियों से कहा, मालाबार राज्य हमें राजस्व नहीं दे रहा, उन पर आक्रमण करो
और उन सब काफिरों को ऐसा सबक सिखाओ कि वो जीवन भर न भूलें। उसकी सेना ने वहां के लोगों को अमानवीय यातनाएं दी। माताओं के साथ उनके बच्चों को बांधकर एक साथ फांसी पर लटका दिया। हिंदुओं और ईसाइयों को नग्न कर हाथियों के आगे फेंक दिया, जब तक कि उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े न हो जाएं। चर्चों और मंदिरों को जला दिया गया। बड़ी संख्या में हिंदू और ईसाई अपनी सुरक्षा के लिए त्रावणकोर चले गए। राम वर्मा ने उन सबको शरण दी। उनका इस तरह से मालाबार से आए लोगों को शरण देना टीपू को बेहद अपमानजनक लगा और अब वो राम वर्मा को सबक सिखाना चाहता था। त्रावणकोर को बाहरी आक्रमण से सुरक्षित करने के लिए धर्मराज ने चारों ओर किलाबंदी करवाई, जिसमें विशाल दीवार खड़ी कर उसके बाहरी किनारे पर 20 फीट गहरी और 16 फीट चौड़ी खाई बनवाई गई। इसे नेदुमकोट्टा रेखा के नाम से जाना जाता था। दिसंबर 1789 में टीपू ने त्रावणकोर के उत्तरी भाग नेदुमकोट्टा पर आक्रमण कर दिया। त्रावणकोर के सैनिकों ने उसकी सेना पर चारों ओर से हमला बोल दिया। वाइकोम पद्मनाभ के निर्देश में 20 सिपाहियों के एक दल ने टीपू के सेनापति मीर कमरुद्दीन खान को घात लगाकर मार डाला। टीपू खुद इस लड़ाई में बुरी तरह जख्मी हो गया। उसकी तलवार और अन्य निजी सामान त्रावणकोर की सेना ने अपने अधिकार में ले लिए। टीपू बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर भागा। इस अपमान का बदला लेने के लिए टीपू ने 3 महीने बाद फिर से त्रावणकोर पर आक्रमण किया। टीपू की सेना ने उत्तरी त्रावणकोर को पूरी तरह तहस नहस कर दिया और आगे बढ़ती हुई अलवाई तक पहुंच गई। वहां उसने पेरियार नदी के किनारे डेरा डाला। वहां पर त्रावणकोर की सेना ने नदी के पानी को रोकने के लिए एक बड़ी दीवार खड़ी कर रखी थी, जिस वजह से नदी का पाट सूखा था, पर ये टीपू की सेना के लिए मौत का कुआं था। त्रावणकोर की सेना ने मौके का फायदा उठाते हुए अचानक से उस दीवार को तोड़ दिया और सारा पानी तेज प्रवाह से टीपू की सेना पर उमड़ पड़ा। टीपू की आंखों के सामने ही उसके 400 घुड़सवार पानी में बह गए। उसके लिए स्थिति और भी विकट बन गई जब उसकी बची हुई सेना पर पीछे से सेनापति कालाकुट्टी नायर ने हमला बोल दिया। टीपू की एक बार फिर से करारी हार हुई। वो खुद इतना घायल हो गया कि उसको सैनिकों के कंधों पर उठाकर ले जाना पड़ा। ठीक होते ही टीपू ने अपने सैनिकों को फिर से ललकारा, आओ इस बार और भी बड़े आक्रमण की तैयारी करते हैं और उस दुष्ट काफिर रमन नायर को मजा चखाते हैं। इस पर उसके एक सैन्य अधिकारी ने जवाब दिया, सुल्तान, हमें पता चला है कि अंग्रेजों ने धर्मराज को मदद की पेशकश की है। हमें आक्रमण करने से पहले एक बार फिर से विचार कर लेना चाहिए। इस स्थिति में टीपू ने और पराजय एवं अपमान झेलने की बजाय श्रीरंगपट्टनम भाग जाने में अपनी भलाई समझी। उधर ब्रिटिश ने मराठा, हैदराबाद के निजाम और धर्मराज के साथ मिलकर टीपू को हराने के लिए गठबंधन कर लिया। हुए एंग्लो मैसूर युद्ध में ब्रिटिश सेना ने मराठों और निजाम की सेना के साथ मिलकर टीपू की सेना को उसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में घेर लिया। वो बहुत बहादुरी के साथ लड़ा, लेकिन अंततः मारा गया। अपने राज्य को टीपू सुल्तान के हमलों से पूरी तरह सुरक्षित कर लेने के बाद 74 वर्ष की आयु में 17 फरवरी 1798 को धर्मराज की मृत्यु हो गई। वो अपने समकालीन राजाओं में उन बहुत कम सम्राटों में से एक थे जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर बहुत बल दिया। अर्थव्यवस्था और व्यापार की उन्नति के लिए कई सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई, बाजारों को खुलवाया, बंदरगाहों का निर्माण करवाया, जहाजों के निर्माण पर जोर दिया गया। उनके समय कई सारे नए उत्पादों का निर्यात त्रावणकोर से होने लगा। तिरुवनंतपुरम को राजधानी के रूप में विकसित किया। धर्मराज स्वयं कथकली के कलाकार एवं गायक थे। उन्होंने कथकली की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए उत्कृष्ट पाठ्यक्रम तैयार करवाया। कर्नाटक संगीत में 150 कृतियों को लिखने का श्रेय उनको जाता है। वो एक वायलिन वादक भी थे। चाहे उनकी मृत्यु को कई वर्ष बीत गए हैं, लेकिन उनके आदर्शों और धर्म की रक्षा के प्रयासों की वजह से आज भी उनका नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। They're putting, these lead actors and actresses and showing them eating beef. Yes. With no context, no background whatsoever. So why this obsession? No, the context and background is that paratha and beef you're supposed to eat. Right? That is the Malayali dish. Until the Travancore state joined Travancore Cochin
kingdom until he joined the Indian Union. Cattle slaughter was a offense punishable by death. And now this entire discourse has shifted. It's a legacy of Malayalis apparently Okay. to eat paratha and beef. Christians used to eat beef. So if you eat beef, you're secular. Hindus have been taught that. Hindus don't believe that the same sort of animus that a Hindu elsewhere in the country might feel towards eating beef. Hindu Malayalis have been shorn of that. And this is a very clear thing that scriptwriters, movie industry is doing. So they're not doing it out of spite for the rest of There the is a spite element. Okay, Islamists actively encourage it. Communists actively encourage it because it means that you are desecrating something that is very holy. दो खाना इसको। ये आजाद हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं बल्कि सल्तनत चाहते हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत को सल्तनत बनाने का प्रयास किया गया तो हम मुगलों का राज दोबारा नहीं आने देंगे। कम्युनिस्ट पार्टी इतना साल रहा, कास्ट ही नहीं है। द मोस्ट कास्टेस्ट सोसाइटी इन इंडिया इज इन केरला। सब कुछ कास्ट में चलता है। अच्छा, अगर मैं घर में जाके बोला कि मैं दूसरा कास्ट का एक लड़की को शादी करने के लिए पसंद कर रहे हैं, मतलब थप्पड़ मार के बाहर सब जगह में ऐसा होता है। मतलब इसको पूछो, मतलब इसका घर में होता है नहीं होता है। I am not going to comment on that, but he's very right that it's very casteist. And the तो उसका भी एक पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी ये होगा ना कि देयर इज नो हिंदू कंसोलिडेशन। वेरी राइट, yeah. एब्सोल्युटली राइट। देयर कास्ट फर्स्ट, हिंदू सेकंड, और मे बी हिंदू थर्ड, मलयाली सेकंड, हिंदू थर्ड। Yeah, most likely. நீங்க தமிழா? సార్ ఎంబర్ పాండి సార్ పాండ్యులు ఏం పార్టీకి ఏం భాషకి వెళ్ళిన నీ యొక్క శబ్దం ఎడుతుపో అడిచి మాట్లా എടാ ഈ തമിഴന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഈ ഇമോഷണലാ மத்தவங்க ஜெயிக்கிறதுக்காக விழுந்த ஒவ்வொரு தமிழனோட ஓட்டம் இனிமேல் ஒரு தமிழனுக்காக மட்டும்தான் விழணும்.